आज हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर गांव की कहानी। इसमें एक ऐसे गांव की बारे में बताया गया है जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, और ये पूरा चैप्टर एक पालमपुर की कहानी के आसपास ही घूमता है। इसमें बताया गया कि पालमपुर गांव क्या है, वहाँ पर कैसी कैसी फैसिलिटी अवेलेबल है, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी को कैरिड आउट करते हैं, चाहे वो फार्मिंग हो नॉन फार्मिंग हो, इन सब के बारे में डिस्कस किया गया है। तो जानते हैं, इस विलेज को हाइपोथेटिकल विलेज बोला गया है क्योंकि ये रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं है, या रियल में ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। क्योंकि इस गांव में वो हर चीज़ है जो कि होना चाहिए या डिमांडेड है। जैसा कि यहाँ पे करंट है, रोड्स है, रोड कनेक्टिविटी है, मार्केट है जहाँ से आप सामान खरीद के ला सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। वहाँ पे घर अच्छे ब्रिक्स के बने हुए हैं, वाटर फैसिलिटी अवेलेबल है, एग्रीकल्चर के ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, बच्चों के स्कूल, मरीजों के हॉस्पिटल, बिजनेस, सभी एक्टिविटी यहाँ पर करने के लिए अवेलेबल है। अब थोड़ा और डीपली जानते हैं इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। जो पालमपुर है वहाँ की मेन एक्टिविटी फार्मिंग है। जो लोग हैं इसके अलावा क्या करते हैं, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कुछ दूध बेचते हैं और कुछ ट्रांसपोर्ट में जुड़े हुए हैं। ये जो गांव है वो सभी मौसम में, चाहे वो बारिश हो ठंडी हो, सभी मौसम में यहाँ पर कनेक्टिविटी बनी रहती है। यहाँ का जो पास का जो टाउन है इस विलेज के पास का, वो है रायगंज। इसके अलावा जो एक दो टाउन और छोटे छोटे टाउन यहाँ पर पालमपुर से जुड़े हुए हैं रोड से। अब अगर कोई भी सामान बेचना है या खरीदना है तो ये इस टाउन को जाते हैं, और उसके लिए ट्रांसपोर्टिंग के लिए बुल्ला कार्ट, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ट्रक्स, ये सब यूज करते हैं। इस गांव में करीब 450 फैमिली है, जिसमें 80 फैमिली अपर कास्ट के हैं जिनके घर ईंटे के बने हुए हैं, और वहीं पे जो दलित है या छोटे फैमिली वाले हैं जिनके घर मड और स्ट्रॉ यानी जो अपना मट्टी और घास फूस के बने हुए हैं। इसके अलावा गांव में करंट है, बिजली है, दो स्कूल्स है, प्राइमरी स्कूल, इसके अलावा एक हाई स्कूल है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी इस गांव में अवेलेबल है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन के बारे में। अगर आपको कहीं प्रोडक्शन करना है तो आपको 4 फैक्टर यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सबसे पहला फैक्टर आता है आपका लैंड। लैंड होना जरूरी है। आपका लैंड कैसा है, अगर आपका लैंड कल्टिवेटेड लैंड है तो वहाँ पे बहुत सारा खेती कर सकते हैं। जैसा कि मेरा जो गांव है वो आंध्र प्रदेश में है जहाँ पर नारियल खेती होती है, तो वहाँ की कंडीशन वहाँ नारियल के लिए बहुत उपयुक्त है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा नारियल उगा सकते हैं। इसके अलावा हमारे गाँव में बहुत सारे कैटल्स है जिनसे दूध निकलता है, और गाय जो गोबर देते हैं उससे गोबर गैस ये सब भी बनता है। दूसरी फैक्टर है जो प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, वो है लेबर। आपके पास काम करने के लिए लेबर होने चाहिए, चाहे वो एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड। दोनों डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल या मेंटल वर्क करके आपको प्रोडक्शन दे सकते हैं। तीसरा जो है वो है आपका फिजिकल कैपिटल। कहीं भी आपको प्रोडक्शन चाहिए तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ों की जरूरत होती है, जैसे कि टूल होता है, मशीन, बिल्डिंग। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल बताऊँ तो यहाँ पर एक कंपनी में कुछ मेल फीमेल काम कर रहे हैं, सिलाई मशीन काम कर रहे हैं जो कि टूल है, कपड़ा है जो रॉ मटेरियल है, इसके अलावा बिल्डिंग है, करंट है, वाटर, सबकी फैसिलिटी होगी। ये सब बात करते हैं फिजिकल कैपिटल। ये होना जरूरी है चाहे वो गांव हो विलेज हो, प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा आता है नॉलेज। अब जो वहाँ के जो पीपुल्स है या बच्चे हैं वहाँ पर उनको पढ़ना जरूरी है, जैसे कि वो अगर एक बार ह्यूमन कैपिटल बन गए तो प्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दिया है कि लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल होना क्यों जरूरी है कि प्रोडक्शन हो सके। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ की जो मेन एक्टिविटी है फार्मिंग, उसमें क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है और क्या क्या फैक्टर यहाँ पे अफेक्टेड कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर फिक्स लैंड के बारे में बताया कि वहाँ पे जमीन फिक्स है। प्रोडक्शन बढ़ाना है तो यहाँ पर आया आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसके अलावा बिजली ने भी बहुत हेल्प किया फार्मर्स को। और लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है पालमपुर गाँव में, किसके पास कितना लैंड है, और अगर कोई अमीर है जिसके पास लैंड में काम करने के लेबर चाहिए तो वो लेबर कहाँ से आएंगे। इसके अलावा किसानों को अगर फार्मिंग करनी है तो उसके लिए उनको कुछ खरीदने के लिए पैसा वैसा कहाँ से आएगा, इसके बारे में, कैपिटल सब के बारे में डिस्कस किया गया है। तो हम एक एक करके इन पूरे 6-7 टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है फिक्स्ड लैंड। 1960 के बाद पालमपुर में कोई भी कल्टिवेटेड लैंड बढ़ा नहीं। अब जो वेस्ट लैंड पड़ा हुआ था उनके पास, उसको भी उन्होंने क्या किया, वेस्ट लैंड को भी कल्टिवेटेड कर दिया। अब वहाँ पर जो 75% पॉपुलेशन है वो खेती पे तो डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे, लेकिन अब उनका कोई फर्दर स्कोप नहीं है कि गांव में कोई और जमीन काट के या पेड़ काट के उस जमीन को भी हम लोग खेती के अंदर लाए। दूसरा है कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए। तो मैंने पहले बता दिया कि
पालमपुर गांव में कोई भी बेकार जमीन नहीं है, ठीक है, नो लैंड इज इडल। अब जो भी उगता है वहां पर, चाहे वहां पे रेनी सीजन में वहां पे खरीफ क्रॉप हो या विंटर सीजन में रबी क्रॉप हो, वो क्रॉप तो हो गया प्रोडक्शन। उसके बाद जो बचता है ना उनका स्ट्रॉ, उसको क्या करते हैं इन लोग कैटल फीड में यूज करते हैं, जानवरों को चारा खिलाने में। इसके अलावा क्या करते हैं, साल में 2 खेती करते हैं ताकि उनका प्रोडक्शन बना रहे। अब यहाँ पे और एक पॉइंट बताया गया कि अगर आप अपने खेत में शुगर केन डालते हैं तो शुगर केन की साल पूरे में एक ही खेती होती है, मैंने एक बार उगाया तो साल पूरा आपको वेट करना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। या तो आप रबी और खरीफ बो, जिसको आप साल में 2 क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इरिगेशन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको पानी डालना पड़ेगा, चाहे वो ट्यूबवेल से हो, किसी के माध्यम से भी हो। इसके अलावा क्या करते हैं वहाँ पर कहीं कहीं कुछ लोग है ना पालमपुर में ही 2 की जगह 3 क्रॉप भी उगाते हैं। अब समझ लो कि आपके साल पूरा आपकी जमीन खाली नहीं रहेगी। यहाँ पर तीसरा क्रॉप क्या उगाया जा रहा है, पोटैटो का। तो साल भर आपका प्रोडक्शन चलता रहेगा। 3 क्रॉप मैंने तीनों सीजन में आपको कोई कमी नहीं होगी। अब चौथा फैक्टर आता है प्रोडक्शन के लिए, आपका है आपको HYV सीड यूज करना पड़ेगी। ये होता है हाई इल्डिंग वेराइटी सीड्स होते हैं। अब ये क्या होते हैं, समझ लो आपकी धान की डाली हुई, धान की डाली में हो सकता है बेसिक आपके कुछ धान हो, लेकिन अगर आप हाई इल्डिंग वेराइटी यूज करेंगे तो आपका पूरा जो डाली है ना वो सब धान से भर जाएगा, और जो धान आएगा उसकी भी क्या होगी, वेट है ना, या वेट या साइज क्या होगा आपका, मोटा होगा। तो हाई इल्डिंग सीड आपका प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं। सेम लैंड में ही जितनी जमीन है उसी में क्या करेंगे, आपका प्रोडक्शन डबल कर सकते हैं इनका यूज करेंगे तो। दूसरा आता है इरिगेशन, आपको पानी डालना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आपको केमिकल फर्टिलाइजर, जैसे कि यहाँ पर यूज कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, और यहाँ पे पेस्टिसाइड भी डाला जा रहा है ताकि अगर आपका क्रॉप अच्छा हुआ तो उसको कीड़े मकोड़े ना खा जाए। अब आते ग्रीन रिवोल्यूशन कैसे हेल्प किया पालमपुर के विलेज को प्रोडक्शन के लिए। अब देखो 1960 में ना, इसके पहले ना देश में फेवाइन आता था, मैंने खाने की कमी हो जाती थी, अगर बारिश नहीं गिरा तो फसल नहीं उगती थी तो लोग भूखे मर जाते थे। लेकिन 1960 के बाद जैसे ही यहाँ पे इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन आया तो हमने वीट क्रॉप को और राइस क्रॉप को बहुत ज़्यादा मान्यता देकर हमने उसको अलग तरीके से नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके उगाना शुरू किया। तो हमारा प्रोडक्शन करीब 2 से 3 गुना बढ़ गया। मैंने जिस ज़मीन पे हमको 100 बोरी चावल मिलता था उस ज़मीन में 200-300 बोरी चावल मिलने लगा। तो ये जो चेंजेस आया ना, ये बहुत ज़्यादा चेंजेस, ज़बरदस्त चेंजेस थे, जिसके कारण क्या हुआ, हमारे पास जो फेमाइन पड़ता था 1960 पहले वो आना बंद हो गया। इवन हमारे पास इतना स्टॉक हो गया कि हम इसको बफर स्टॉक करके गवर्नमेंट बड़े बड़े स्टोरेज हाउसेस में चावल, धान और जितने भी हमारे ग्रेन थे उनको बचा के रखता है, ताकि अगर कभी ना करे भगवान कोई बाढ़ भूकंप आता है और हमारी फसल खराब हो जाती है या 2-3 साल बारिश नहीं गिरने कारण कुछ उग नहीं पाता, तब भी हमारा जो कंटेंट है, मैंने हमारे जो बफर स्टॉक है वो हम हमारे फूड की जो आपूर्ति है उसको पूरा कर सकता है। इतना स्टॉक हमारे पास आ गया है। तो सोच लो, ग्रीन रिवोल्यूशन के पहले ऐसा समय था जब लोग भूखे मर रहे थे, और आज ऐसा समय है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में फूड अवेलेबल है। इसके अलावा अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तो इलेक्ट्रिसिटी ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। पहले ये ऐसे एक गाड़ी लोग राउंड राउंड घूमते थे, तो ये चक्का घूमते हुए जो पर्शियन व्हील था वो वाटर इकट्ठा कर रहा था। अब जब इलेक्ट्रिसिटी आ गई है तो इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या कर सकते हैं, ज़मीन के 200-300 फीट नीचे भी अगर पानी है तो हम उसको ईजिली निकाल सकते हैं। इसके अलावा क्या असर पड़ा इलेक्ट्रिसिटी आने से, तो आप देख पा रहे हो जो गांव में बच्चे होते हैं ना, रात को पढ़ नहीं पाते, जैसे कि ये देखो बच्चे कितनी मुस्कुरा रही है, बच्चे लोग रात को पढ़ाई कर पा रहे हैं, पॉसिबल है ना। अब यहाँ पर जो आंटी है, देखो ऐसा लग रहा है कि आंटी पहली बार स्विच जला रही है कि गांव में लाइट आया, तो लाइट आने से डार्कनेस जो थी ना वो, कि रात हुआ तो अंधेरा हो गया फिर सुबह का इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हुआ। रात को भी अब लाइट है तो कई सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके अलावा गांव में ना सोशल इकोनॉमिक नॉर्म जो लाइफ में ना उसमें चेंजेस है। समझ लो इसके पहले गांव में आपके कंप्यूटर शॉप नहीं था, लेकिन करंट आने से वो कंप्यूटर शॉप आपका एस्टेब्लिश हो सकता है। इसके बाद बात करें तो सस्टेनेबल यूज, जैसे हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन आया ना तो उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी लाई, फर्टिलाइजर लाया, केमिकल पेस्टिसाइड लाया। ये सबसे क्या होता है, लैंड हमारा डिग्रेड होते गया क्योंकि हमने ओवर यूज कर दिया, मैंने बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज कर दिया प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको इतना यूज करना है कि लैंड खराब ना हो और कंटिन्यू हमको साल दर साल यानी हम खेती कर सके, फिर हमारे बच्चे, फिर हमारे पोते खेती करने लायक, इसको लैंड को बचा के करना है। अब इलेक्ट्रिसिटी आने से क्या हुआ, हम लोग ग्राउंड वाटर का अनवांटेड एक्सप्लॉयटेशन करना यूज कर दिए इरिगेशन के लिए। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं बड़ा सा खेत है, यहाँ पे कितना पानी छिड़क रहा है, तो क्या होता है धरती की जो वाटर लेवल है ना धीरे धीरे गिरते जाता है। एक समय बाद क्या होगा, हमको वाटर नहीं मिलेगा उस जगह से। तो हमको किसी को भी ओवर यूज नहीं करना है, क्योंकि एक बार ये खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया तो इसको बनने में कई साल लगेंगे।
तो हमको ऐसा नहीं करना, हमको सॉइल की फर्टिलिटी हो या ग्राउंड का वाटर लेवल हो, सबको बचा के रखना है, सस्टेनेबल यूज़ करना है। अब बात करेंगे पालमपुर में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। पालमपुर जो गाँव है वहाँ पर देखा जाए तो मैं पहले बता चुका 450 फैमिलीज है, उसमें 150 फैमिली पास बिल्कुल लैंड नहीं है, ठीक है, लैंडलेस फार्मर है। और 240 के पास है, 240 फैमिली के पास लैंड है, लेकिन वो बहुत कम है, 2 हेक्टर करीब है। लेकिन 60 फैमिलीज ऐसे हैं जो कि मीडियम या लार्ज फार्मर फैमिली में आते हैं, जिनके पास 10 हेक्टर या उससे ज़्यादा ज़मीन है। अब इनकी खासियत देखो, अगर इनको लेबर चाहिए तो लेबर कौन देगा, ठीक है, क्योंकि जो बड़े ओनर है उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, वहाँ पे काम करने के लोग चाहिए। तो सबसे पहले आता है हमारे, बता रहा हूँ, स्मॉल फार्मर जो होते हैं ना, वो अपने लैंड में खुद फार्मिंग करते हैं, ठीक है, किसी को बुलाते नहीं मजदूर को। अब अगर मीडियम और लार्ज फार्मर है, इनको क्या चाहिए, लेबर। अब ये लेबर क्या करेंगे, हायर करेंगे। ये जो लेबर है ना, इनको हायर किया गया बड़े जो लैंडलॉर्ड होते हैं उनके अपने काम कराने के लिए। अब इसके बदले हम क्या देंगे, उनको वेजेस देंगे, पैसे दे सकते हैं, वेजेस होता है पैसे। या तो क्या करेंगे, जो क्रॉप पे काम कर रहे हैं उन लोग वो क्रॉप का समझ लेके, अगर चावल पे काम कर रहे तो 1 बोरी चावल दे देंगे। अगर कोई भी खेत में काम कर रहे तो या तो पैसे देंगे, या तो उसके बदले क्या कर देंगे, हमको क्रॉप हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। और ये लेबर आते कहाँ से हैं, या तो ये क्या होते हैं, एकदम स्मॉल फार्मर से आते हैं, या तो लैंडलेस लेबर होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जिनके पास ज़मीन है वहाँ जाकर ये काम करते हैं, उसके बदले पैसे या जो भी क्रॉप होगा उसको लेते हैं। और आगे देखा जाए तो यहाँ पर देखो मिल भी मिलता है, क्योंकि है ना, जो खेती काम होता है बहुत हार्ड वर्क होता है। लोग सुबह 4 बजे जाकर शाम 6 बजे वापस आते हैं, तो इस टाइम में उनको खाने पीने के लिए चाहिए रहता है, तो ये सब प्रोवाइड करते हैं। लैंड के जो ऑनर रहते हैं ना, बड़े बड़े फार्मर, वो अपने मजदूरों को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो वेजेस है, जो पैसे देते हैं, वो अलग अलग क्रॉप के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे कि देखो, अगर यहाँ प्लगिंग काम है जो कि सबसे हार्ड होता है, ठीक है, जो जुताई करते हैं। अब उसी काम जगह इसको देखो, ये क्या हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे कटाई हो रही है, तो ये काम हार्ड है, तो इसके लिए वेजेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और इसके लिए थोड़े कम होंगे। हमारे जो एक्टिविटी है कि जैसे कि हार्वेस्टिंग में, सोइंग में, सब में अलग अलग चार्जेस लगेंगे। इसके अलावा जैसे कि अलग अलग रीजन हो गए, जैसे छत्तीसगढ़ में अलग वेजेस मिलेंगे लेबर को, वहीं पर छत्तीसगढ़ में ले लो, उड़ीसा में ले लो, महाराष्ट्र में, हर जगह जो रहता है ना पेमेंट, वो अलग अलग होता है। इसके अलावा क्रॉप के अनुसार भी अलग अलग होता है, जैसे कि चावल खेती में अलग आपको पेमेंट मिलेगा, गन्ने खेती में अलग पेमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सब बताया गया है। और जो वेरिएशन है एक्टिविटी, जैसे कि अगर हार्वेस्टिंग हो गई तो उसके बाद कई दिन आपको छुट्टी मिल जाएगी, ठीक है ना। काम भी ऐसा नहीं होता कि साल के 12 महीने काम होता है, साल के 4-5 महीने तो खाली बैठे रहते हैं किसान लोग, क्योंकि उनको कोई काम नहीं रहता वहाँ पे, या तो कोई फसल उगाई नहीं जाती उस टाइम में। अब आता है कैपिटल, ये जो लास्ट जो टॉपिक है इसके अंदर का। तो हर किसान को कैपिटल जरूरत पड़ती है, तो क्या करते हैं, उधार लेते हैं, या तो वो बैंक से लेंगे, सरकारी बैंक से, या तो क्या करेंगे, साहूकार से लेंगे। साहूकार जो होते हैं ना, लैंडलॉर्ड होते हैं, ये पैसे देते हैं किसानों को ताकि वो अपना जो भी बीज खरीद सके, या तो फर्टिलाइजर हो या कुछ भी ट्रैक्टर किराए में ले सके, इसके लिए पैसे प्रोवाइड करते हैं। अब ये इसके हिसाब से क्या रहते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। हम कोई भी पैसा देता है तो उसके बदले कुछ लेगा ना प्रॉफिट। अगर 100 रुपये दिया तो बोलेगा कि 120 रुपये को वापस ला के देना, इस टाइप होता है इंटरेस्ट। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत हाई होता है। तो ये छोटे लेबर होते हैं ना, ये पेमेंट नहीं कर पाते फिर रिटर्न इनको, तो अपनी ज़मीन इनको फिर रिटर्न बेचनी पड़ती है। अब इसका जो स्मॉल फार्मर होते हैं, मीडियम फार्मर होते हैं, लार्ज फार्मर होते हैं, क्या करते हैं, ये अपनी सेविंग बचा के रखते हैं कि अगर मैंने कमाया, समझ लो कि मैंने बहुत ज़्यादा सरप्लस उगाया, तो मैं उसको बेच के क्या करूँगा, अगली फसल के लिए उसको पैसा बचा के रखूँगा। अब जो स्मॉल लेबर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो जितना उगाते हैं ना, वो पूरा उनकी फैमिली को खाने के लिए ख़त्म हो जाती है, ठीक है। छोटी ज़मीन है, छोटी ज़मीन में उगाया, कम होगा, उसको खा लिया, ख़त्म हो गया। लेकिन जो अगर वही हम लोग देखें, जो मीडियम होते हैं या जो लार्ज उसके होते हैं ना फार्मर, उनका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, वो अपने लिए बचा भी लेते हैं, वो मार्केट में बेच भी लेते हैं, उनको पैसा मिल जाता है। वो पैसा क्या करते हैं, वो बचा के रखता ताकि हम लोग जो नेक्स्ट सीजन क्रॉपिंग होगी तो उसके लिए यूज़ करें। इसके अलावा ट्रैक्टर ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, सब चीज़ ले पाते हैं बड़े फार्मर लोग। अब इसके अलावा क्या और क्या जरूरत पड़ती है, सेविंग की। सेविंग का यूज़ होता है वो कैटल बाई करने के लिए, जैसे कि ना मेला लगता है, ठीक है ना, पशु मेला होता है, गाँवों में लगता है। यहाँ पे बहुत सारे गाय भैंस या जो भी जानवर को लाया जाता है, तो यहाँ पे खरीद फरोख्त होती है। अगर आपको बैलगाड़ी के लिए बैल चाहिए तो बैल खरीद के लेके जाओगे, गाय चाहिए तो गाय खरीद के लेके जाओगे, तो आपको जो सेविंग होता है ना, ये सबके काम आता है। अब बात करते हैं कि फार्मिंग को छोड़ के जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होती है, जो कि खेती नहीं है, जैसे कि दूध बेचना, या तो कुछ प्रोडक्शन करके उसको मैन्युफैक्चरिंग करके उसको बेचना, या कोई छोटा मोटा दुकान चला रहा है, राशन दुकान, या कोई ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है फार्मिंग एक्टिविटी। यहाँ पर देख पा रहे हैं जो आंटी है ना, ये आंटी बहुत खुश होकर दूध निकाल रही है। अब क्या करेगी, दूध निकाली और दूध को जाएगी यहाँ पर कोई सरकारी दुकान में, या तो कोई अमूल सेंटर है ना, अमूल दूध वाला, उसके यहाँ पे सेंटर में बेच देगी। ये क्या होता है, ये अगर पालमपुर की बात की जाए तो पालमपुर कहाँ वाले जाएंगे, वो टाउन जाएंगे, वो है रायगंज। रायगंज जाके बेच देते हैं। वहाँ पर कलेक्शन सेंटर होंगे, कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर, माने दूध को रखा जाता है ठंडे
कंडीशन में, चिलिंग कंडीशन में रखा जाता है ताकि दूध सड़े ना। अब क्या करते हैं, वो दूध को या तो अमूल वाले होंगे तो जाके पैकेट बना देंगे उसका, या तो कोई अदर वाले हैं तो गाँव में क्या करेंगे, वो जाके टाउन में ना, सिटी में दूध को बांट देंगे। ठीक है, ट्रक से लेके जाएंगे, किसी कंटेनर लेके जाकर बांट देंगे, क्योंकि गाँव वाले जा नहीं सकते ना शहर को बेचने के लिए, वो जाएंगे कलेक्शन सेंटर बेच देंगे, कलेक्शन सेंटर वाले क्या करेंगे, उसको पैकेट करके जो भी बेचेंगे। अब देखो यहाँ पर फायदा ये है ना कि जो फसल उगाते हैं ना, फसल में जो स्ट्रॉ बचता है, ये जो घास है ना, वो गाय लोग के काम आ, जैसे कि ज्वार बाजरा कुछ भी उगाए तो जो मिलता है स्ट्रॉ, वो ये गाय लोग खाते हैं, फिर अच्छा हम लोग को दूध देते हैं। दूसरा एक्टिविटी देखो, स्मॉल स्केल एक्टिविटी होती है मैन्युफैक्चरिंग की। अब जरूरी नहीं कि कोई बड़ी सी कंपनी हो, ठीक है, 50 से कम लोग क्या होते हैं, कहीं एक जगह बैठ गए, यहाँ पे शेड देख रहे हैं, शेड है और यहाँ 3-4 लेडीज लोग बैठ के काम कर रहे हैं, यहाँ पर एक आदमी भी काम कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि कोई स्टील बन रहा है या तो ये कोई प्रोडक्ट बनेगा, मोबाइल बनेगा, तभी हम लोग क्या बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ऐसा नहीं है। अगर कुछ लोग बैठ के वहाँ पर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कि कोई मैट बना रहा है, कोई बैम्बो बना रहा है, कोई टोकरी बना रहा है, तो भी किस में आएगा, वो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में आएगा। यहाँ कोई मशीन नहीं है या तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, ये सिंपल प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल प्रोडक्ट कर रहे हैं और ये स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं। इसको करेंगे फिर जाके शहरों में टोकरी वोकरी बेच देंगे, इससे पैसा मिलेगा। अगर मेरे गांव में देखो ना, मेरे गांव में यहाँ बैम्बो की जो कोकोनट बैम्बो होते हैं ना, उसकी जो ब्रूम बनते हैं, झाड़ू, वो झाड़ू हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमारे गांव में ना जो मेरी नानी होती है ना, वो ये आज भी बनाती है। ठीक है, नारियल के जो पत्ते होते हैं ना, वो पत्ते से यहाँ पे निकलते हैं, फिर उससे ब्रूम बनता है, झाड़ू, और उसको बेचते हैं। तो ये भी कर रहे हैं इन लोग। बना कौन रहे हैं, इन लोग बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं इसको बड़ी बड़ी मशीनें लगा के बनाना पड़ता है, बैम्बो की चटाई या तो जो अपना नारियल का झाड़ू होता है, नहीं, ये ऐसे लोग बनाते हैं और इसके बदले उन लोग पैसा कमाते हैं। वो एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है जिससे पैसा कमा रहे हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पर एक आंटी है जो छोटा सा राशन दुकान खोल के बैठी है, जहाँ पर आपको चावल, गेहूँ, चाय, चाय पत्ती, टूथपेस्ट, साबुन, पेन, पेंसिल, रबर, कटर, सब कुछ मिल रहा है। अब जरूरी नहीं है कि हर आदमी गाँव से निकल कर शहरों में जाए। ये क्या करते हैं, इन लोग क्या करते हैं, शहरों में जाके ना होलसेल मार्केट से सामान खरीद के लाते हैं और गाँव के विलेजेस में छोटे छोटे दुकान खोल के बैठते हैं। अब क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि हर आदमी खेती में चल जाएगा, तो भाई सामान कहाँ से आएगा, टूथपेस्ट। तो ये लोग, कुछ लोग हैं जो कि फार्मिंग नहीं कर रहे, ये दुकान खोल के बैठे हुए हैं और गांव में जितनी भी जो रिक्वायरमेंट है वो जनरल स्टोर खोल के चावल वावल जो भी इसको प्रोवाइड कर रहे हैं दुकान खोल के, ये भी अपना जो भरण पोषण कर रहे हैं अपने। लास्ट वाला ट्रांसपोर्ट, मैंने पहले बताया था कि गांव में ट्रांसपोर्ट है, अगर गांव से कुछ बाहर लेके जाना है, बाहर से अंदर लाना है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लगता है, चाहे वो रिक्शा वाला हो, टांगा वाला, जीप वाला, ट्रैक्टर वाला, सब क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर दिख रहा है ना, कुछ लोग मेरे गांव में बैलगाड़ी, लेकिन हम लोग बैलगाड़ी का यूज़ क्या करते हैं, नारियल को लाने ले जाने में करते हैं, कोई भी गाय गोबर, रेती, कुछ भी लाने के लिए करते हैं। लेकिन हम तो यहाँ घूमने के लिए नहीं करते यार। यहाँ पे क्या दिखाया गया, तो यहाँ पे फेरी भी दिखाया गया कि जो लोगों की सवारी कराते हैं पैसा कमाते हैं। हाँ, हो सकता है। तो ये सब चीज़ है कि ट्रांसपोर्ट के लिए भी यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो ये जो 4 एक्टिविटी था ना, मैंने लास्ट में ये है दूध वाला, और यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बैम्बू चटाई वटाई, और यहाँ पे ये आंटी दुकान खोल ली है, और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर है, सब नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है जो कि हेल्प करती है वहाँ पर लोगों को खाने के लिए, यानी पैसा कमाने के लिए। तो ये चैप्टर में इतना ही। धन्यवाद। आपको लगता है कि वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।